हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन वार्ता। आज फिर से आपका एजुकेशन वार्ता में स्वागत है और आज इस वार्ता के चैनल पर हम लोग वार्ता करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ द चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास के सिद्धांत पर आज हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। और बहुत सारे बाल विकास के सिद्धांत हैं, ये मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं जिसको अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। छोटे छोटे उदाहरणों के माध्यम से डिस्कस करूँगी जिससे कि आपके लिए ये सारे सिद्धांतों को समझना ना सिर्फ इजी होगा बल्कि आपको मेमोराइज भी हो जाएगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब हम किसी चीज़ को बुक से पढ़ते हैं तो हमें याद नहीं होता, लेकिन अगर उसी चीज़ को हम लोग कुछ उदाहरणों के माध्यम से, कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से सुन लेते हैं या उसको कहीं कोरिलेट कर लेते हैं तो वो हमारे जो माइंड में लॉन्ग टर्म तक न सिर्फ याद रहता है बल्कि इतने अच्छे से याद रहता है कि हम उसको खुद भी किसी को बता भी पाते हैं और उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी कर पाते हैं, लिख भी पाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। प्रिंसिपल ऑफ द चाइल्ड डेवलपमेंट, पहला पॉइंट है हमारा कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट, निरंतर विकास का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट, निरंतर विकास का सिद्धांत। निरंतर विकास जहाँ पर हम कह रहे हैं, इसका तात्पर्य हो गया कि विकास जो रुकता नहीं है, जो कंटिन्यू रहता है, जिसमें किसी भी प्रकार का कभी भी कोई गति या अवरोध उत्पन्न नहीं होता है, इसको हम लोग कहते हैं निरंतर विकास। स्किनर ने एक बात कही थी, उन्होंने कहा कि कोई भी परिवर्तन जो होता है वो अकस्मात नहीं होता। मतलब कोई भी जो परिवर्तन होता है वो अकस्मात नहीं होता, अचानक से कोई परिवर्तन नहीं होता, सडनली जो है कोई चेंजेस नहीं होते। इसलिए उन्होंने कहा जो परिवर्तन है वो सडनली नहीं होता, वो धीरे धीरे होता है, वो आराम से होता है, वो एक पैटर्न को फॉलो करता है, वो एक सीक्वेंस को फॉलो करता है, वो एक तरीक़ों को फॉलो करता है, एक मैनर को फॉलो करता है। इसीलिए जो परिवर्तन है वो हमेशा बहुत धीरे धीरे होता है और इस तरह से होता है कि कभी कभी वो हमें बहुत तेज़ी से दिखाई देता है। अब पैटर्न तो फॉलो हो रहा है क्योंकि कभी तेज़ हो रहा है, कभी धीमे हो रहा है, लेकिन निरंतर हो रहा है, वो कभी भी रुकता नहीं है। हाँ, उसके जो गति है वो कम या ज़्यादा ये हो सकती है। तो ये आपका पहला पॉइंट जिसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट। फिर हमारा आता है नेक्स्ट पॉइंट जिसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ द यूनिफॉर्म पैटर्न, सामान्य प्रतिमान का सिद्धांत। प्रतिमान माने पैटर्न। अब सामान्य प्रतिमान का सिद्धांत, हरलॉक ने इसको बहुत अच्छे से उदाहरण देते हुए कहा, इन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक पशु पक्षी या स्पीशीज़ जो भी विकास के क्रम में होता है उसका एक सेट पैटर्न होता है। कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है तो ऐसा नहीं होता कि वो उठते ही चलने लगे या उठते ही बोलने लगे या जन्म लेते ही उसके अंदर कोई ऐसी बात हो या ऐसा कोई क्वालिटी हो जिसमें कि हम लोगों को लगे कि अरे ये तो तुरंत बोलने लगा, या तो ये तो मतलब वो जिसको आप कहेंगे आश्चर्य हो जाएगा। तो इसलिए ये ऐसा नहीं होता। हमेशा चाहे वो जीव जंतु हो, चाहे वो पशु पक्षी हो, या चाहे आप ह्यूमन बींग्स को ले लीजिए, प्रत्येक में एक पैटर्न होता है और उसके बाद ही उसको वो फॉलो करता है। अब इसका उदाहरण, इसको आप एक छोटे से उदाहरण से समझ सकते हैं कि जब बच्चा जन्म लेता है, अब जन्म लेते ही नहीं चलता, वो पहले बैठना सीखता है, फिर पैरों पे खड़े होना सीखता है, फिर धीरे से कदम बढ़ाना सीखता है, फिर वो आराम से चलना सीखता है और उसके बाद वो दौड़ना सीखता है। तो देयर इज़ अ पैटर्न बिहाइंड इट। अब उसके पीछे एक पैटर्न है। उसी प्रकार से जो पशुओं के बच्चे होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि कई बार नहीं बल्कि ये उनका ये पैटर्न होता है कि बच्चे पैदा होते हैं और उसके बाद वो अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो ये उनका पैटर्न है, ये उनके विकास का एक क्रम है, आप कह सकते हैं प्रतिमान है। तो ये उनका एक सामान्य प्रतिमान है। तो ये हमारा है यूनिफॉर्म पैटर्न, जहाँ पर प्रत्येक जो डेवलपमेंट होता है वो अपने क्राइटेरिया के, अपनी जाति के विशेष जो उसके प्रतिमान है उसको फुलफिल करता है और उसी पैटर्न पे वो आगे बढ़ता है। तभी हम ये कहते हैं कि ये जो विकास का सिद्धांत है ये हमेशा प्रतिमानों के आधार पर चलता है। थर्ड है आपका फिक्स्ड डायरेक्शन डेवलपमेंट या प्रिंसिपल ऑफ द फिक्स्ड डायरेक्शन डेवलपमेंट, निश्चित दिशा का सिद्धांत। जो निश्चित दिशा है, ये दिशा किस तरीके से बढ़ती है?
ऐसा तो नहीं होता कि बच्चे ने जन्म लिया, उसके हाथ पहले बढ़ने लगे या उसका पैर पहले बढ़ने लगा या उसका सर बड़ा हो गया, ऐसा नहीं होता। जो निश्चित दिशा होती है उसी तरह से बढ़ता है बच्चा। तो सर से पैर की तरफ जो है वो विकास होता है, सर से पैर की तरफ विकास होता है। तो ये एक विकास का क्रम निर्धारित है और उसी क्रम के अनुसार जो है, ये उसी दिशा के अनुसार जो है बच्चे का विकास होता है, जिसको हम लोग कहते हैं फिक्स्ड डायरेक्शन डेवलपमेंट या निश्चित दिशा का सिद्धांत। ये दिशा इसी प्रकार से चलती है। ये कम और ज़्यादा, यहाँ पर फिर मैं वही बात कहूँगी जो मैंने शुरू में कही, ये ऐसा हो सकता है कि ये कम हो या ज़्यादा हो, विकास की गति धीमी हो या विकास की गति तेज़ हो, लेकिन इसका जो दिशा है वो नहीं परिवर्तित होगी, दिशा वैसी ही रहेगी, बट ये कम और ज़्यादा हो सकती है। सपोज़ कि किसी की अगर उसकी शारीरिक स्थिति बढ़िया है, हेल्दी है वो बच्चा, तो उसकी जो दिशा होगी वो थोड़ी फास्ट होगी, माने उसकी जो बढ़ने की, उसकी बॉडी जो डेवलप हो रही है उसकी जो दिशा होगी वो थोड़ी सी फास्ट होगी। लेकिन उसी में जहाँ पर हमें इन्वायरमेंट में बहुत प्रॉपरली जो है फूड नहीं मिल रहा है या डाइटरी सप्लीमेंट जो है नहीं उसको बच्चे को प्रॉपर मिल रहे हैं, तो में भी उसका जो विकास होगा वो थोड़ा धीमे होगा, लेकिन उसकी दिशा वही रहेगी, उसकी दिशा वही रहेगी, दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। वो स्पीड कम और हाई और लो हो सकती है, बट जो उसका डायरेक्शन होगा वो वैसे ही होगा। उसके बाद हम लोग फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, जहाँ पर हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ द डेवलपमेंटल सीक्वेंस, विकास क्रम का सिद्धांत। अब विकास क्रम को हम लोग कैसे जिसको हम कहें, आपको हम कैसे समझा सकते हैं, विकास का क्रम, सीक्वेंस। अब सीक्वेंस को समझाने के लिए आप एक छोटा सा उदाहरण ले लीजिए। सबसे पहले अगर हम लोग भाषा के विकास की बात करें, लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात करें, तो सबसे पहले बच्चा क्या सीखता है, सुनना। ठीक है, सबसे पहले बच्चा सुनना सीखता है और सबसे पहले बच्चा सुनना सीखता है, क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं होती, वो बस जब उसको थोड़ी सी समझ आती है, या आप ये कहें कि जब वो थोड़ा सा बड़ा होता है तो वो तालियों की आवाज़, सीटी की आवाज़ या घंटी की आवाज़ ये सुनने लगता है। तो सबसे पहले वो सुनना सीखता है। सुनने के बाद जब वो सुनता है, सुनी हुई चीज़ों को, आवाज़ों को वो फॉलो करता है, या हम कहें अनुकरण करता है या इमिटेट करता है, नकल करता है, तो उसके बाद वो बोलने का प्रयास करता है, बोलने का प्रयास करता है। आप प्रयास करते करते वो सीख भी जाता है, लेकिन वो बोलने का प्रयास करता है, सुनता है, सुनने के बाद वो बोलने का प्रयास करता है या बोलता है। उसके बाद सुन लिया, बोल लिया, उसके बाद वो क्या करता है, वो धीरे से पढ़ना सीखता है। फिर बोलने के बाद वो पढ़ना सीखता है, पढ़ना सीखता है। ये हो गई आपकी लिसनिंग, ये हो गई आपकी स्पीकिंग, ये हो गई आपकी रीडिंग, और लास्ट में वो लिखना सीखता है, लिखना सीखता है लास्ट में। ये सीक्वेंस ऐसे ही चलता है, पहले सुनना, उसके बाद बोलना, उसके बाद पढ़ना और उसके बाद लिखना। ये जो क्वेश्चन है, ये कई बार ये पैटर्न पूछा जाता है कि जो भाषा का विकास होता है वो किस तरह से होता है, क्या बच्चा पहले बोलना सीखता है या इसी को जो है ऊपर नीचे करके आपके 4 पॉइंट्स बना दिए जाते हैं और विच वन इज़ करेक्ट करके आपसे पूछा जाता है। तो इसका जो क्रम है वो यही होता है, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो ये क्रम होता है और इसी क्रम के अनुसार, मतलब ये जो सीक्वेंस है ये इसी तरीके से चलता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। उसी तरीके से जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, जैसे जैसे उसमें परिपक्वता आती है, उसकी एज डेवलप होती है, उसी तरीके से धीरे धीरे उसकी जो सीक्वेंस है, ये तो भाषा की बात हो गई, और उसी तरीके से उसके हाथ पैरों में या उसके शरीर में जो परिवर्तन होते हैं या उसकी सोच में जो परिवर्तन होते हैं, उसके अंदर जो मेंटल एबिलिटी का डेवलपमेंट होता है, उसके जो सोचने का पैटर्न डिसाइड होता है, वो सभी कुछ इसी तरीके से धीरे धीरे होता है। और इसको हम लोग कहते हैं डेवलपमेंटल सीक्वेंस या विकास के क्रम का सिद्धांत। इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट
नेक्स्ट है आपका जर्नल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेस, प्रिंसिपल ऑफ जर्नल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेस या सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत। सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत। अब सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं को हम कैसे समझ सकते हैं? एक बच्चा जब पहचानना शुरू करता है, जब आइडेंटिफिकेशन उसने करना शुरू किया होता है, आइडेंटिफाई करना शुरू किया होता है। देखिए, सामान्य से विशिष्ट है, पहले वो सभी को देख रहा होता है, पहचान रहा होता है, लेकिन वो ये नहीं समझ पाता कि ये सभी जितने भी लोग उसको देख रहे हैं वो सारे उसको अननोन लगते हैं। ये बात अलग है कि वो अपनी माँ को सबसे पहले पहचानता है। सबसे पहले जो बच्चा है वो अपनी मदर को पहचानता है, और इसके अलावा जितने भी लोग उससे मिलते हैं वो सारे जो है उसको बिल्कुल अननोन लगते हैं, अपरिचित से लगते हैं, और वो उसे सिर्फ अपनी माँ जो है वो ही उसे अपनी लगती, बाकी सभी उसको, इवन फादर से भी उसका वो अटैचमेंट नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, जैसे जैसे वो मैच्योर होता है, जैसे जैसे उसकी मेंटल जो है डेवलपमेंट होता है, उसके साथ ही साथ वो जर्नल से स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेस की तरफ बढ़ रहा होता है। अब यहाँ पर जैसे अपनी मदर को तो उसने पहचान लिया, अब धीरे धीरे वो अपने फैमिली के नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5 सभी लोगों को एक साथ धीरे धीरे वो पहचानने लगता है और स्पेसिफाई कर लेता है। आफ्टर, अगर उसके घर में अंकल हैं, अगर उसके घर में अंकल है, उसका ब्रदर या सिस्टर है और आंटी हैं, तो उसके बाद दादाजी हैं, उसके बाद वो जब ये सारी चीज़ों को, सारे लोगों को पहचानने लगता है, और उसके बाद वो स्पेसिफिकेशन कर लेता है कि इतने जो लोग हैं ये हमारे फैमिली के मेंबर्स हैं और बाकी जो सब हैं वो सारे आउटसाइडर्स हैं। मतलब पहले उसको कोई भी अपना नहीं लग रहा था, फिर उसको धीरे धीरे ये समझ में आया कि ये सारे मेरे फैमिली के मेंबर्स हैं, और उसके बाद धीरे से उसके मन में ये बात आ गई। जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ, जैसे जैसे उसकी मेंटल एबिलिटी या मेंटल डेवलपमेंट हुआ, वो ये समझ गया कि सारे, अब ये सामान्य थी, पहले ये बातें सामान्य थी, मतलब जनरलाइजेशन, जहाँ पर वो ये समझ रहा है कि यहाँ पर मेरा कोई नहीं है। धीरे धीरे वो स्पेसिफिकेशन की तरफ बढ़ रहा है, जहाँ पर उसको ये लगने लगा कि अच्छा ये भी मैं इनके साथ रहता हूँ, ये भी मेरे हैं, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरी आंटी हैं और ये मेरे दादाजी हैं। और उसके बाद अब उसको ये समझ में आ गया कि ये जितने लोग हैं वो सारे मेरे फैमिली के मेम्बर्स हैं और ये मेरे अपने हैं। तो ये है आपका जिसको हम लोग कहते हैं सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का। अब इसको एक, अगर आपको ये क्लियर ना हुआ हो तो इसको मैं एक छोटे से और उदाहरण से भी आपको यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करती हूँ। एक बच्चे को आपने कभी कुछ चीज़ खाने को दी होती है, आपको नहीं पता, उस बच्चे को नहीं पता कि वो चीज़ खाने की, आपने कोई चीज़ दी, एक पेन दिया, कॉपी दे दी या कोई भी चीज़ दे दी, कोई बर्तन दे दिया, वो क्या करता है कि सबसे पहले उठाता है और मुंह में डाल लेता है। क्यों? क्योंकि उसे ये चीज़ नहीं पता कि ये खाने की चीज़ है, खेलने की चीज़ है, फेंकने की चीज़ है, या ये चीज़ क्या है, इसलिए वो सारी चीज़ों को उठाता है और मुंह में डाल लेता है। आफ्टर सम टाइम, अब ये सामान्यकरण है, ये सामान्य बात है, ये जनरली जो वो काम करता है ये सामान्य है कि उससे कोई भी चीज़ मिली उसने मुंह में डाल दी, एक सामान्य बात। धीरे धीरे जैसे जैसे वो ट्रेंड होता है, जैसे जैसे वो समाज का हिस्सा बनता चला जाता है, परिपक्वता की ओर बढ़ता चला जाता है, परिवार में अच्छी आदतों को सीखता है, अपनी माँ से बहुत सारी बातों को सीखता है, अपने घर से बहुत सारी चीज़ों को सीखता है, धीरे धीरे उसकी जो प्रतिक्रियाएं हैं वो विशिष्टता की ओर चली जाती हैं। फिर आप उसको धीरे से कोई चीज़ अगर खाने को देते हैं तो वो सारी चीज़ों को मुंह में नहीं डालता, अब वो विशिष्टता की ओर चला गया। उसे ये पता हो जाता है कि कौन सी चीज़ मुझे खानी है और कौन सी चीज़ मुझे नहीं खानी है। फिर अब एक बार आपने उसको दिया, उसको ये पता चल गया कि ये चीज़ खानी है, उसने खा ली। सेकेंड टाइम आपने दिया, थर्ड टाइम दिया, 4 और 5 टाइम में भी, जब कोई बच्चा शुरुआत में
छोटी छोटी, कभी उसने टॉफ़ी ले ली, चॉकलेट ले ली, बिस्किट्स ले लिए, कोई भी चीज़ उसने 4, 5, 6 टाइम, जब भी उसको कुछ मिल रहा है वो खा रहा है, ठीक है, जब भी उसे कोई चीज़ मिल रही है वो खा रहा है। वो 5, 6, 7 टाइम्स हो सकता है, वो इससे भी ज़्यादा हो सकता है, वो बच्चे की अपनी कैपेसिटी के ऊपर है। छोटी छोटी चीज़ों की मैं बात कर रही हूँ। लेकिन आफ्टर सम टाइम क्या होता है, उसे ये पता चल जाता है मुझे ब्रेकफास्ट करना है, लंच करना है और डिनर करना है, ये मेरे मेन मील्स हैं, ये मेरे मुख्य खाना है, मुख्य खाने की खास समय है और मुझे इसमें अच्छे से खाना है। और उसके बाद अगर बीच में हम कुछ खाते हैं तो वो एक ब्रेक या स्नैक्स हो सकता है। विशिष्ट हो गया, सामान्य से विशिष्ट हो गया, ये सामान्य था, ये विशिष्ट है, जहाँ पर उसे ये पता चल गया कि मुझे कितनी बार खाना है, मुझे ब्रेकफास्ट लेना है, मुझे लंच लेना है और मुझे डिनर लेना है। उसके पहले वो कुछ भी खा रहा था और कितनी भी बार खा रहा था, लेकिन फिर वो विशिष्टता की तरफ बढ़ गया। स्पेसिफाई उसने कर लिया अपने खाने को कि मुझे इस तरह से नहीं, इस तरीके से खाना है। इसको हम लोग बोलते हैं सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत। ठीक, ये मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आपका आता है इंटीग्रेशन या एकीकरण। एकीकरण के सिद्धांत को हम लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। अगर आप में से किसी ने कभी ड्राइविंग सीखी हो, भाई मैंने तो सीखी थी बट मैं गाड़ी चला नहीं पाई, तो क्या होता है, ये जो हमारा मोटर ड्राइविंग है या हमारी कार ड्राइविंग जो होती है वो इसी सिद्धांत पे वर्क करती है, एकीकरण के सिद्धांत पे। क्योंकि आपको एक साथ अपने आइज़, अपने ईयर, हाथ, पैर, इन मस्तिष्क, इन सारी चीज़ों को एक साथ चलाना होता है और इसी को हम लोग कहते हैं इंटीग्रेशन या एकीकरण। लेकिन इसी ड्राइविंग को जब हम शुरू में सीखते हैं, आप लोगों में जिन्होंने सीखी होगी वो शायद इस बात को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि जब आप शुरू में ड्राइविंग सीखना स्टार्ट करते हैं तो जो आपका इंस्ट्रक्टर होता है वो आपको बताता है, तो आपने सबसे पहले खड़ी गाड़ी में जो है वो क्लच बताता है तो आप एक पैर का यूज़ करते हैं, फिर आपको सेकंड पैर के यूज़ के साथ वो आपको एक्सीलेटर बताता है, ब्रेक बताता है, आप उसको सीखते हैं। फिर वो ये बताता है कि लेफ़्ट हैंड से आपको गियर चेंज करने हैं, आप वो सीखते हैं। उसके बाद आप स्टीयरिंग पकड़ के ड्राइविंग करना सीखते हैं। साथ ही साथ आपको सुनना भी होता है, कहीं से हॉर्न की आवाज़ तो नहीं आ रही है, कोई आपको कोई और तरीके की आवाज़, आपकी गाड़ी प्रॉपर चल रही है। इसके अलावा आपको देखना भी होता है, सामने से क्या आ रहा है, साइड से क्या, मिरर भी आपको ध्यान रखने पड़ते हैं। लेकिन जब ये शुरू में होता है, जब ये ट्रेनिंग पीरियड होता है, उस टाइम आप थोड़ी सी भी आवाज़ जो होती है वो आपको डिस्टर्ब करती है। मतलब आप गाड़ी में, अपनी कार में सॉन्ग नहीं बजा के चला सकते हैं, या आपसे कोई बात करेगा तो भी आप डिस्टर्ब होगे। वो आपको इंस्ट्रक्ट करता रहता है, आपको इंस्ट्रक्शंस देता रहता है कि अब ऐसे करिए, अब लेफ़्ट टर्न लीजिए, गियर डालिए, आप एक साथ आपको सारी चीज़ें। लेकिन आफ्टर सम टाइम जब आप ट्रेंड हो जाते हैं तब क्या होता है, तब आप बात भी करते रहते हैं, ड्राइविंग करते रहते हैं, सॉन्ग्स का आनंद भी लेते रहते हैं, बढ़िया ड्राइविंग करते रहते हैं। हो सकता है कभी कभी लड़ाई भी हो रही हो, उसको करते हुए भी आप गाड़ी चलाते रहते हैं। कहने का मतलब है, आप जब परफेक्ट हो जाते हैं तब ये जो एकीकरण है, ये जो इंटीग्रेशन है, आपके सारी जो इंद्रियां हैं, आपके सारे सेंस ऑर्गन्स हैं, जो वर्किंग ऑर्गन्स हैं, वो एक साथ काम करते हैं। कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां जिनको हम लोग कहते हैं, वो एक साथ काम करते हैं, उनमें एकीकरण स्थापित हो जाता है और इजी वे में आपकी गाड़ी चलती रहती है, आपको पता ही नहीं चलता। ठीक, अब इसको थोड़ा सा, मेरे ख्याल से ये मर्म आपको इस सिद्धांत का समझ में आ गया होगा, इस टॉपिक का। अब इसको हम लोग बच्चों की तरफ ले जाते हैं। बच्चों के लिए इंटीग्रेशन क्या है, या इसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं? जब बच्चा किसी चीज़ को सीखता है तो बिल्कुल जैसे मैंने अभी आपको बताया, बच्चा भी बिल्कुल ऐसे ही किसी चीज़ को सीखता है। पहले वो, अगर वो चलना सीखता है तो एकदम से चलना नहीं सीखता, वो धीरे से चलना सीखता है, दौड़ना भी सीखता है, फिर हाथ पैर चलाना भी सीखता है, और धीरे धीरे जैसे जैसे वो मैच्योर होता रहता है, वो सभी चीज़ों में एकीकरण स्थापित करना सीख जाता है।
एकीकरण जब स्थापित करना सीख जाता है तो वो बात भी करता रहता है, लड़ाई भी करता रहता है, पढ़ाई भी करता रहता है, टीवी भी देखता रहता है, वो सारी चीज़ें एक साथ करता रहता है। तो जब हम जैसे जैसे बच्चा परिपक्व होता है, जैसे जैसे उसका डेवलपमेंट होता है, उसी तरीके से वो शरीर की विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को एक साथ करने लगता है। पहले अगर आपने उसको कोई चीज़ पकड़ने को दी या उसने कोई चीज़ उठाई, तो वो आपने कभी बच्चे को कोई चीज़ दे के देखी, अगर आपने उसको आपने उसको ये डस्टर अगर ऐसे दिया तो वो ऐसे नहीं उठाएगा जैसे मैंने पकड़ रखा है, वो दोनों हाथ से ऐसे करके उठा लेगा, उसको ऐसे पकड़ लेगा, उसको ये लगेगा कि ये क्या चीज़ है, वो बिल्कुल ऐसे करके उसको पकड़ लेगा। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसको ये समझ में आता है कि तो इतने से पकड़ने से भी मेरा काम चल सकता है। तो ये धीरे धीरे होता है। वो पहले अपने पूरे हाथों का प्रयोग करना सीखता है, उसके बाद अपनी फिंगर्स का भी प्रयोग करना सीखता है, और उसकी दृष्टि भी जहाँ पर जाती है, पहले उसकी दृष्टि बिल्कुल सेट नहीं होती, उसे बहुत सारी चीज़ें एक साथ दिख रही होती हैं। धीरे धीरे उसकी दृष्टि भी जो सेट होने लगती है, उसकी आँखों को कहाँ देखना है, वो चीज़ें उसको एक साथ देखने में, एक बार में देखने में समझ में आने लगती है। तो धीरे धीरे उन सारी चीज़ों में वो एकीकरण स्थापित करना सीख जाता है। और ये इतना सामान्य तरीके से होता है कि वो उसे या किसी को भी पता नहीं होता, ये अपने आप होता है। जब हम लोग गाड़ी चलाना सीखते हैं, उसके बाद जब हम सीख जाते हैं, उसके बाद वो इतनी ईजी हो जाता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि ये मेरे सारे ऑर्गन्स जो है, मेरे सेंस ऑर्गन्स, मेरे वर्किंग ऑर्गन्स जो है एक साथ काम कर रहे हैं, और उसको करने में हमें कोई दिक्कत नहीं होती। तो बिल्कुल उसी तरीके से ये सिद्धांत यहाँ पर काम करता है। इसके बाद आता है आपका डिफरेंट रेट ऑफ डेवलपमेंट, मतलब प्रिंसिपल ऑफ द डिफरेंट रेट ऑफ डेवलपमेंट, विभिन्न गति का सिद्धांत, विभिन्न प्रकार की गति का सिद्धांत। अब विभिन्न गतियाँ को आप ऐसे समझ सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको पता भी होना चाहिए, क्योंकि हम वही थ्योरी पढ़ रहे हैं, वही सिद्धांत पढ़ रहे हैं जो कि आपके इस चाइल्ड डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। तो अब डेवलपमेंट की गति, ठीक है। अब जन्म से अगर हम लोग बात करें, जन्म से, बर्थ से 3 इयर्स, पहले मैं इसको कैटेगराइज कर लेती हूँ, 3 to 6, 6 to 9, 9 to 12, 12 to 18 और 18 और ऑनवर्ड, ठीक। गतियों की बात कर रही हूँ। बर्थ से 3 इयर्स, जन्म से 3 वर्ष की जो विकास की गति होती है वो कैसी होती होगी? आपको कैसा लगता है कि ये गति कैसी होनी चाहिए? बहुत धीमी, बहुत तेज़, नॉर्मल? जी, ये होती है फास्ट, बहुत फास्ट। आप किसी 1 महीने के बच्चे को एक बार मिले और उसके बाद आप उससे 3-4 महीने बाद मिलेंगे तो भी आपको लगेगा अरे बहुत बड़ा हो गया, ठीक, क्योंकि ये जो टाइम होता है ये बहुत फास्ट डेवलपमेंट का होता है। तो ये जो गति की बात हम लोग कर रहे हैं, तो बर्थ से 3 इयर्स तक की ये जो डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है ये बहुत फास्ट होता है। अब ये इसी तरीके से फास्ट और स्लो होता है, ये आपका फास्ट है, फिर 3 to 6 में जा कर के ये थोड़ा सा स्लो हो जाता है, 6 to 9 में ये फिर से फास्ट होता है, 9 to 12 में ये फिर से स्लो होता है, 12 to 18 में ये फिर से फास्ट होता है, और 18 एंड ऑनवर्ड में ये जिसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल होता है। उसके बाद 18 वर्ष के बाद ये नॉर्मल होता है। अब ये है आपकी विकास की गति का, विभिन्न प्रकार की गति का सिद्धांत। जन्म से 3 वर्ष तक बहुत तेज, 3 से 6 वर्ष तक मंद गति से धीमा, फिर 6 से 9 तक फिर से बहुत तेज। अब आपको ये रटने की ज़रूरत नहीं है, ये जो चीज़ें होती हैं ये रटी नहीं जाती, ये याद नहीं की जाती, ये समझी जाती है। जब आप इसको समझ लेंगे, आपके आसपास कोई बच्चा हो या आपने किसी अड़ोस पड़ोस में कोई बच्चा हो, आप उसके डेवलपमेंट पर थोड़ा गौर करिए, थोड़ा सा उसको ऑब्ज़र्व करिए, आपको ये सारी चीज़ें ईजी वे में समझ में आ जाएंगी। जहाँ पर हम किसी 3 से 6 वर्ष के बच्चे की बात कर रहे हैं, वो उसकी गति क्या होती है, विकास की थोड़ी सी कम होती है, स्लो होती है। जैसे ही वो 6 के बाद की स्थिति में प्रवेश करता है वो फिर से फास्ट हो जाता है, उसकी हाइट बहुत तेज़ी से बढ़ती है, उसकी भाषा का विकास बहुत तेज़ी से बढ़ता है।
ये उसके स्कूल एज होती है, तो उसके पीयर ग्रुप में उसका इंटरेक्शन बढ़ता है, उसके फ्रेंड्स बनते हैं, वो बाहर की दुनिया में आता है और यहाँ पर जा कर के फास्ट उसका डेवलपमेंट होता है। फिर 9 to 12 में वो थोड़ा सा स्लो होता है, कंपैरेटिवली 9 to 12 में थोड़ा सा स्लो हो जाता है, क्योंकि अब यहाँ इस एज में वो स्कूल से हैबिचुअल हो चुका होता है और उसके बाद पीयर ग्रुप, उसके फ्रेंड सर्कल, फैमिली, फ्रेंड्स, सोशल इन्वायरमेंट, ये सारी चीज़ें उस पर बराबर प्रभाव डाल रही होती हैं, लेकिन उसका फिज़िकल डेवलपमेंट भी थोड़ा सा स्लो होता है और अन्य जो चीज़ें हैं वो भी लगभग नॉर्मल जैसी होती हैं। उसके बाद ये 12 to 18 में, क्योंकि ये जो समय होता है ये फिर आपका एडोलेसेंट का पीरियड होता है और एडोलेसेंस के पीरियड में ये आपका जो फिज़िकल बहुत सारे चेंजेस, चाहे मेल चाइल्ड हो या फीमेल हो, तो उसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं उसके और एडोलेसेंस का एक और उदाहरण जो स्टेनले हॉल ने कहा कि ये तनाव और तूफ़ान का समय होता है। तो ये किशोरावस्था का समय होता है जहाँ पर बहुत तेज़ी से परिवर्तन हो रहे होते हैं। कभी उसे लगता है कि मेरे फ्रेंड्स ही मेरे सबसे अच्छे साथी हैं, मेरे सुख और दुख के सबसे बेहतर साथी मेरे फ्रेंड्स हैं। उसे फैमिली से थोड़ी सी उसे दूरी महसूस होने लगती है, क्योंकि फैमिली या जो उसके घर के लोग होते हैं वो उसको और बाउंडेशंस या उसको लिमिटेशंस उसको बताते हैं और यहाँ पर वो बिल्कुल भी लिमिट में रहना नहीं चाहता है। वो वही करना चाहता है जो उसका मन होता है, वो वही सोचना चाहता है, वो वही देखना चाहता है, जहाँ वही जाना चाहता है जहाँ उसका मन होता है। तो ये जो टाइम है वो बहुत फास्ट डेवलपमेंट का है। इसमें उसके मेंटल डेवलपमेंट की बात करें या फिजिकल डेवलपमेंट की बात करें, ये दोनों ही चीज़ें यहाँ पर बहुत फास्ट होती हैं। तो ये 12 to 18 और उसके बाद 18 एंड ऑनवर्ड्स, 18 के बाद का जो टाइम है यहाँ पर उसका जो विकास, विशेष रूप से जो शारीरिक विकास होता है वो यहाँ पर काफ़ी बिल्कुल नॉर्मल या स्लो हो जाता है। उसकी हाइट, उसका वेट और उसका बॉडी स्ट्रक्चर, उसका सारी चीज़ें लगभग निर्धारित हो चुकी होती हैं, वो अपनी लिमिट तक पहुंच चुका होता है, मोर और लेस। तो ये आपका इसके बाद ये नॉर्मल स्थिति हो जाती है। तो ये है आपका डिफरेंट रेट ऑफ डेवलपमेंट, जहाँ पर हम कहते हैं विभिन्न प्रकार की गतियाँ, ये गति है। तो इसको आप लोग बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। ये बहुत सामान्य तरीके से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो विकास की बात होती है वो कौन सी एज ग्रुप में होती है और सबसे कम कब होता है, और उसके में आपको ऑप्शन दिए होंगे। तो कई बार ऐसा भी होता है कि आप उसको अगर बहुत अच्छे से नहीं भी आपने पढ़ा है, लेकिन थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो आपको वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे बेहतर तरीके से समझ में आ जाएंगी। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं इंटर रिलेशन, परस्पर संबंध का सिद्धांत। परस्पर संबंध का सिद्धांत, देखिए जब भी हम विकास की बात करते हैं तो विकास जो होता है अपने आप में बहुत सारी चीज़ों का इसमें समावेश होता है, बहुत सारी चीज़ों को विकास अपने आप में सम्मिलित करके चलता है। तो क्या क्या चीज़ें विकास में आती हैं ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ पर फिजिकल भी आती है और मेंटल भी आती हैं, सोशल भी आती हैं, कैरेक्टर की भी आती है, मेंटल डेवलपमेंट भी होता है, मॉरल डेवलपमेंट भी होता है, इमोशनल डेवलपमेंट भी होता है। अब ये सभी प्रकार का डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन क्या इन सारे डेवलपमेंट में किसी प्रकार का कोई संबंध है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। अब इसको आप थोड़ा सा समझिए, इसको हम संबंध को हम किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। सपोज अरस्तु की एक परिभाषा है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। अब समझिए शिक्षा की उन्होंने परिभाषा दी है, शिक्षा से मेरा तात्पर्य स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण है। फिजिकल डेवलपमेंट किसी का बहुत अच्छा है, किसी का फिजिकल डेवलपमेंट बहुत अच्छा है, तो ऑब्वियसली उसका एक मान लिया जाता है कि उसका मेंटल डेवलपमेंट भी अच्छा होगा, क्योंकि अगर शरीर स्वस्थ है तो मानसिक विकास भी बढ़िया होगा। अगर शारीरिक विकास अच्छा है तो मानसिक विकास भी बेहतर होगा, क्योंकि वो अच्छा सोच सकता है, उसके ऊपर शरीर में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है, तो उसका कोई स्ट्रेस नहीं है, तो वो मेंटल डेवलपमेंट भी उसका प्रॉपर होगा अगर फिजिकल डेवलपमेंट प्रॉपर है तो।
उसी तरीके से अगर अब ये मेंटल डेवलपमेंट है, अगर मेंटल डेवलपमेंट अच्छे से है, ठीक तरीके से है, तो इससे जुड़ा हुआ अगर हम इसको, अब आप इसको यहाँ पर ऐसे समझिए कि अगर उसके हम कैरेक्टर फॉर्मेशन की बात करते हैं या मॉरल डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो मेंटल डेवलपमेंट यदि अच्छी है तो उसका मॉरल डेवलपमेंट भी अच्छा होगा, उसका कैरेक्टर फॉर्मेशन भी अच्छा होगा। ठीक, अगर मेंटल डेवलपमेंट बढ़िया है, क्योंकि फिजिकल डेवलपमेंट अच्छा है, इसलिए उसका जिसको हम लोग कहते हैं इमोशनल डेवलपमेंट भी अच्छा होगा। ये भी इसी से जुड़ा हुआ है, इमोशनल डेवलपमेंट भी बढ़िया होगा। फिजिकल डेवलपमेंट अच्छा है, कैरेक्टर डेवलपमेंट अच्छा है, मॉरल डेवलपमेंट बढ़िया हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उसका सोशल डेवलपमेंट भी अच्छा होगा। सोशल डेवलपमेंट अच्छा है तो उसके ये जो सारी चीज़ें हैं, चाहे हम मेंटल इसकी बात करें या कैरेक्टर की बात करें, फिजिकल की बात करें, सोशल डेवलपमेंट है, तो इसका मतलब ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली सबकी तरफ है। इसी की तरह से सोशल डेवलपमेंट बढ़िया है, तो सोशल डेवलपमेंट बढ़िया होने के कारण क्या है? क्योंकि उसका इन्वायरमेंट अच्छा है, उसका हेरिडिटी अच्छी है, तो ये सारी चीज़ें भी आपस में कोरिलेटेड है। कहने का मतलब है ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो आपस में कोरिलेटेड हैं। किसी का सोशल डेवलपमेंट अच्छा हो, लेकिन अब आप कहिए सोशल डेवलपमेंट तो अच्छा है लेकिन उसका इमोशनल डेवलपमेंट ठीक नहीं है, तो ऐसा सामान्यतः नहीं देखा जाता। देखिए, सामान्यता वर्ड मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि हम यहाँ पर हम लोग जिस डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट की, वहाँ पर हम एक एवरेज या सामान्य रूप से जो चीज़ें होती हैं उन बातों का डिस्कस कर रहे हैं। हम पैटर्न से हट के जो कुछ घटित हो रहा है उसका हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। वो हमारे अध्ययन का विषय सामान्य मनोविज्ञान में ना हो करके वो हमारी असामान्य मनोविज्ञान में चला जाता है, जिसको हम लोग एबनॉर्मल साइकोलॉजी कहते हैं। तो अभी हम लोग अगर नॉर्मल साइकोलॉजी के अंदर चाइल्ड डेवलपमेंट को डिस्कस कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि हम जितने भी प्रकार के डेवलपमेंट की बात करें, चाहे वो मेंटल हो, फिजिकल हो, सोशल हो, इमोशनल हो, ये जो सारे डेवलपमेंट हैं ये एक दूसरे से कोरिलेटेड होते हैं और इनका जो परस्पर संबंध होता है ये कभी कभी ऐसा भी होता है, कभी कभी ये पैटर्न से थोड़ा सा अलग हो जाता है। जैसे अब इस जगह इसको भी आप समझ लीजिए। हालांकि अभी हमारे लास्ट वाले पॉइंट, 9 नंबर वाले पॉइंट पे इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए ठीक है, हम लोग अभी अब इसके बाद ही डिस्कस करते हैं, इसी को डिस्कस कर लेते हैं जो आपका 9th पॉइंट है। अब इसको आप यहाँ पर भी समझ लीजिए, इस जगह भी समझ लीजिए। इंटरैक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, प्रिंसिपल ऑफ द इंटरैक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, वंशानुक्रम और पर्यावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। वंशानुक्रम और पर्यावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। देखिए, अब ये आप सभी लोग जानते हैं, मेल और फीमेल है, XY XX, ठीक। जब ये आपस में मिलते हैं और यहाँ पर एक बच्चा जो इन दोनों के क्रोमोसोम से मिल करके यहाँ पर आता है, ठीक। इसके अंदर जो विशेषताएं होती हैं वो मेल्स की भी होती हैं और फीमेल्स की भी होती हैं। उसने यहाँ से भी जो ग्रहण किया अपनी माँ से वो भी होगी, और जो अपने पापा से या फादर से जो उसने ग्रहण किया वो भी होगी। कहने का मतलब है जब इन दोनों प्रकार की, दोनों के जिसको हम लोग कहते हैं, जिसको आप समझ सकते हैं, दोनों के जो क्रोमोसोम से मिल करके जो इसका विकास हो रहा है, तो इसका विकास हमेशा सिर्फ ऐसा ही नहीं होता कि वंशानुक्रम पे केवल निर्भर हो। अगर आप ये सोचते हैं किसी बच्चे का विकास सिर्फ वंशानुक्रम पे निर्भर होता है तो ऐसा भी नहीं होता, और अगर आप ये कहते हैं सिर्फ पर्यावरण पे निर्भर होता है तो ऐसा भी नहीं होता। ना तो पूरी तरीके से वंशानुक्रम पे होता है, ना तो पर्यावरण पे होता है, बल्कि इन दोनों के योग, इन दोनों का योग
जहाँ पर वंशानुक्रम भी होता है और पर्यावरण भी होता है। इन दोनों के योग की अंतःक्रिया का परिणाम होता है एक बच्चे का विकास। पर्यावरण और वंशानुक्रम के योग की अंतःक्रिया का परिणाम होता है एक बच्चे का विकास। वो अपनी माँ से भी बहुत सारे गुणों के साथ में आया, अपने पिता से भी उसको बहुत सारे गुण या क्वालिटीज़ अपने जेनेटिक से जीन्स से प्राप्त हुई, लेकिन उसके बाद भी सपोज़ उसके फादर का जो है वो बहुत शार्प माइंडेड है या उनका IQ लेवल बहुत अच्छा है, लेकिन उसे यहाँ पर मिला भी, उसको इसके अंदर उसको अपने फादर से वो विशेषता मिली भी, लेकिन उसको वंशानुक्रम से तो मिल गई लेकिन उसे पर्यावरण से नहीं मिली, उसे पर्यावरण से वो चीज़ नहीं मिली। तो ज़रूरी नहीं है कि उसने जो चीज़ मिली वो उसकी पर्सनालिटी में दिखाई भी दे। क्यों? क्योंकि वो यहाँ से तो मिल गई, उसे जीन्स में तो मिल गई, लेकिन यहाँ पर जब तक पहुँचा है उसके बाद वो इन्वायरमेंट में वो चीज़ उसको नहीं मिली। तो कहने का मतलब क्या है, सिर्फ वंशानुक्रम और पर्यावरण का योग ही एक बच्चा नहीं होता, बल्कि इन दोनों के योग की अंतःक्रिया का परिणाम एक बच्चे का विकास होता है। ये कहने की कोशिश की गई है आपके इस सिद्धांत में। तो इस सिद्धांत को भी हम लोगों को और डिटेल में हम लोग अब नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी इसी सिद्धांत को हम लोग डिस्कस करेंगे और डिटेल में, जिसको कि आज हम सिर्फ यहाँ पर चूँकि हम सभी पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे हैं तो ये आज हम इसको सिर्फ इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसकी बात और करेंगे। और लास्ट में आता है आपका इंडिविजुअल डिफरेंसेस या वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। वैयक्तिक भिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि एक परिवार जिसमें जुड़वा बच्चे हैं, ट्विंस हैं, लेकिन दोनों एक समय पे माँ के गर्भ से पैदा होने के बाद भी दोनों में बहुत अंतर होता है। उनकी सोच में अंतर होता है, उनकी स्किल्स में अंतर होता है, उनकी मेंटल एबिलिटी में अंतर होता है, कम या ज़्यादा हो सकता है बट अब फिर भी अंतर होता है। तो इसका तात्पर्य ये बिल्कुल भी नहीं है कि एक में विकास हो रहा है और दूसरे में विकास नहीं हो रहा है। ये तो मैंने आपको बता दिया पहले पॉइंट में कि निरंतर विकास होता है, विकास रुकता नहीं है, कंटिन्यू होता है, उसकी गति कम या ज़्यादा हो सकती है। तो वैयक्तिक भिन्नता का जो सिद्धांत होता है वो ये आपको बताने की चेष्टा कर रहा है कि चाहे कोई व्यक्ति एक से दूसरा कितना भी एक सा या कितना भी भिन्न क्यों ना हो, प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न है, चाहे वो ट्विंस ही क्यों ना हो, तो जितना भी भिन्न हो, लेकिन ये जो विकास है ये निरंतर अपनी गति पे चलता रहता है। इसके ऊपर वैयक्तिक भिन्नता का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसा नहीं होता कि एक ही समय पर पैदा हुए दो बच्चों का विकास बिल्कुल एक जैसा होगा, क्योंकि उन दोनों का ही इन्वायरमेंट या जो जीन्स है वो उन दोनों में कुछ फ़र्क होंगे और उसी जीन्स का ही परिणाम होता है कि उनके जो हेयर्स के कलर हैं या उनका जो कॉम्प्लेक्शन है, उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, उनका जो नेचर है, उनकी जो पर्सनैलिटी है, इन सारी चीज़ों पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो वैयक्तिक भिन्नता का विकास पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, विकास अपनी दिशा पे चलता रहता है। और वैयक्तिक भिन्नता जिसको हम लोग कहते हैं कि जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं वो अपनी जगह पर बने रहते हैं, लेकिन विकास अपनी दिशा तय करता है और विकास निरंतर होता रहता है। जिस प्रकार जो सूरज होता है वो जब अपनी किरणें देता है या ऊष्मा जो यहाँ पर धरती को देता है तो उसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करता, वो सभी को समान रूप से दे रहा होता है। भाई जिनको ज़्यादा लेनी है तो वो सन बात ले लेते हैं और जिनको नहीं लेनी है तो छतरी लगा के बैठ जाते हैं, ठीक है, या घर के अंदर चले जाते हैं। तो कहने का मतलब है हमें हमारा जो विकास का जो पैटर्न है या जो निरंतर सिद्धांत निरंतर विकास का है या जो विकास के क्रम का सिद्धांत है, एकीकरण का सिद्धांत है, ये सारे सिद्धांत अपने आप में काम निरंतर करते रहते हैं। उनके ऊपर इस भिन्नता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो अपनी तरफ से विकास कार्य करता है, डेवलपमेंट अपनी तरह से अपनी गति से होता रहता है। और जो वैयक्तिक भिन्नता होती है वो अपनी जगह पर है, एक बच्चे का दूसरी तरह से विकास हो रहा होता है और दूसरे का अलग तरीके से हो रहा होता है। तो कहने का मतलब है
दीज आर द प्रिंसिपल ऑफ द चाइल्ड डेवलपमेंट। और मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही पर्याप्त होगा। और इन सारे पॉइंट्स को आप रिवाइज हमेशा उसी तरीके से करिए जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया, कि जो भी आप सिद्धांत पढ़ें उस सिद्धांत से रिलेटेड एक छोटा सा उदाहरण अपने दिमाग में सेट कर लें और ये समझें, ये सोचें कि इसको मुझे इस तरीके से याद करना है या पढ़ना है, और आपको हमेशा याद भी रहेगा और आप उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी कर पाएंगे। उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, उससे रिलेटेड कोई भी एक्सप्लेनेशन अगर आपसे मांगा जाता है तो आपको तुरंत क्लिक कर जाएगा, क्योंकि आपने उसको उदाहरण से पढ़ा होगा, एग्जाम्पल से पढ़ा होगा। तो मेरे ख्याल से आज के लिए बस इतना ही पर्याप्त होगा। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय।